क्या तुम्हें लगा मैं मूर्ख हूं? तुम इतनी भड़कीली चाल से भागना चाहते थे? प्रभा ने तिरस्कार पूर्वक अपने प्रतिद्वंदी को रूंज में लपेटा और तलवार बाहर निकाली। उसका जीवन था, लेकिन अब वो बंधक था। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। प्रभा ने राघव की ओर मुस्कुराते हुए देखा। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 1 साल में तुम अपना वादा पूरा कर लोगे? किसी अज्ञात कारण से प्रभा की मुस्कान देखकर राघव के दिल में थोड़ी गर्माहट सी जाग गई। शायद इतनी देर से योजनाओं से निपटने के कारण यह साधारण सा हाव भाव भी उसे गहराई से छू गया। मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे कोई वादा किया हो। राघव ने सिर हिलाया। ओह, तुम भूल गए? मुझे याद है कि उस समय किसी ने मुझे छोटी बहन कहकर बुलाया था और कहा था कि अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं। प्रभा हंसते हुए बोली। राघव के आने से प्रभा की मूल रूप से उलझी हुई मनस्थिति तुरंत काफी सुधर गई। उसके दिल की धुंध धीरे धीरे साफ हो गई। राघव तुरंत ही शर्मिंदा महसूस करने लगा। उस समय वो वाकई एक मूर्ख था। उसने प्रभा की बाहरी छवि से मूर्खता की और उसे एक सामान्य शिष्य समझा। उसने उस पर इतना घमंड भी किया था। तुम एक्सपेंशन दाओस सेक्ट से आए हो, है ना? वहां क्या चल रहा है? सरोजनी अब तक ठीक हो गई होगी, तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? प्रभा ने पूछा। जैसे ही सरोजनी का नाम आया, राघव की नजर ठंडी हो गई। उसकी नजरें एक्सपेंशन दाओस सेक्ट के समुद्र विस्तार एक्सपर्ट्स पर पड़ी और उसकी हत्या की भावना धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी। सेक्ट मास्टर, भले ही अभी ये विषय उठाना थोड़ा अनुचित हो, मैं अधीर व्यक्ति हूं और मुझे टालमटोल पसंद नहीं। हमारे समूह में कुछ काली भेड़ें हैं जिन्हें खत्म करने की जरूरत है। क्या? जब प्रभा ने सुना कि केशव वास्तव में इतना मूर्ख था कि उसने सरोजनी को मारने की कोशिश की, उसका चेहरा डरावना हो गया। कितना निर्लज्ज! निर्लज्ज केवल सिंधु परिवार के उन कुछ मूर्खों तक ही सीमित नहीं है। गुप्ता परिवार भी काफी निर्लज्ज है, ऐसा नहीं है? गुप्ता परिवार प्रमुख? राघव ने भीड़ में एक निश्चित बुजुर्ग की ओर देखा। वो व्यक्ति नया गुप्ता परिवार प्रमुख था। उसने तुरंत चिल्लाया, राघव, मैं मानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम दूसरों को मनमाने ढंग से बदनाम नहीं कर सकते। जैसे ही तुम आए, तुमने हमारे कमांडर को मार दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। तुम क्या सोच रहे हो? तुम हमेशा मेरे गुप्ता परिवार को क्यों निशाना बनाते हो? गुप्ता परिवार हेड की आवाज धार्मिक और अन्यायपूर्ण लगी और उसने इसे सभी को सुनाई देने के लिए ऊंची आवाज में कहा। वो कमांडर स्पष्ट रूप से बेकार था। उसका बैटल पावर का वितरण असंतुलित था। दाहिने पंख के दुश्मन मजबूत थे, लेकिन उसने हमारी शक्ति का अधिकांश हिस्सा बाहर रखा। क्या तुम सोचते हो मैं मूर्ख हूं और ये नहीं देख सकता कि उसने ड्रैगन ब्लड लीजन को आगे रखा ताकि वे बलिदान हो जाए? राघव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसे बच्चे को युद्ध रणनीति का क्या पता? तुम बस लोगों को बेईमानी से फंसाते हो। अगर तुम किसी पर आरोप लगाना चाहते हो तो सबूत लाओ। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो बस अपना मुंह बंद करो। गुप्ता परिवार प्रमुख ने चिल्लाया। सबूत? माफ करना, लेकिन मैं कोई बेलिफ नहीं हूं। अगर तुम सबूत चाहते हो, ठीक है, चलो देखते हैं। राघव की नजरें गुप्ता परिवार हेड पर पड़ी और वह अचानक पांव नहीं हिला सका। राघव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस पर पहाड़ जैसी टूट पड़ी। उसे लगा जैसे वह किसी आइस हाउस में डाल दिया गया हो। वो हिल नहीं सका, लेकिन यह स्थानिक कला नहीं था। यह आध्यात्मिक दमन और एक तरह का हत्या का इरादा बंद था। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वह कमांडर जानबूझकर ड्रैगन ब्लड लीजन को नुकसान पहुंचा रहा था? राघव ने चिल्लाया। प्रभा चौंक गई। उसने नहीं सोचा था कि सिर्फ राघव की युद्ध शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इतनी भयानक होगी। यह एक अत्यंत प्रभुत्वपूर्ण आध्यात्मिक पूछताछ था। राघव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के चारों ओर लॉक होने के कारण गुप्ता परिवार हेड झूठ नहीं बोल सकता था। अगर उसने झूठ बोला तो हल्की सी भी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव राघव की हत्या के इरादे को सक्रिय कर देती और उसकी आत्मा नष्ट हो जाती। हाँ, काफी समय तक संघर्ष करने के बाद गुप्ता परिवार हेड के पास अंततः झूठ बोलने की हिम्मत नहीं रही। क्या तुमने इसे उकसाया था?
राघव का चेहरा स्थिर रहा। गुप्ता परिवार हेड ने मुंह कसकर बंद किया। पूरा शरीर कांप रहा था और पसीना बह रहा था। वह एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने प्रभा की ओर विनती भरी नजरों से देखा। राघव। प्रभा ने अभी मुंह खोला ही था कि राघव ने झपाक से गुप्ता परिवार हेड के माथे पर अंगुली रख दी। सोल सर्च। सभी स्तब्ध रह गए। राघव वाकई बेनतहा था। उसने अपनी स्थिति से आगे बढ़कर सीधे गुप्ता परिवार हेड पर सोल सर्च का उपयोग कर दिया। इस सोल सर्च के बाद क्या गुप्ता परिवार हेड मूर्ख नहीं बन जाएगा? तुम निर्लज्ज अपराधी, मुझे तुरंत छोड़ दो। गुप्ता परिवार हेड की क्रोधित दहाड़ सुनहरे प्रकाश द्वारा काट दी गई। वो मर गया। जब मेरे बॉस कार्रवाई करते हैं तो ऐसी शोर मत मचाओ। अर्जुन चिल्लाया। उसने ही उसे मारा था। प्रभा का चेहरा थोड़ा बदल गया। राघव की हरकतें वास्तव में उसे सेक्ट मास्टर को सम्मान नहीं दे रही थी। उसे उसकी राय की कोई परवाह नहीं थी। झो चांगवी, झो याओवी, झाओ चेंगजी। राघव ने 8 नाम पढ़े जो सभी गुप्ता परिवार के उच्च पदाधिकारी थे। जिनका नाम लिया गया वे तुरंत कागज की तरह पीले पड़ गए। अर्जुन ने अपनी अंगुली उठाई और उन्हें लॉक कर दिया। राघव, हम इस मामले पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। अभी प्रभा खुद को रोक नहीं सकी। अब लगातार अपने समुद्र विस्तार विशेषज्ञों को मारने का समय नहीं था। इससे उनकी सेना प्रभावित होगी। अर्जुन, उन्हें संभालो। राघव ने ऐसा कहा जैसे उसने प्रभा की कोई बात सुनी ही नहीं। ठीक है। अर्जुन ने अपनी अंगुली उठाई। एक सुनहरी किरण निकली और गुप्ता परिवार के एक विशेषज्ञ को मार डाला। संप्रदाय मास्टर, हमें बचाओ। दुखद चीखें गूंजने लगी क्योंकि अर्जुन ने लगातार इंगित किया। तीर इतनी तेजी से और इतनी नजदीक से निकले कि उनके पास बचने का कोई विकल्प नहीं था। राघव, मैं तुम्हें रोकने का आदेश देती हूं। प्रभा ने गुस्से में चिल्लाया। मुझे क्यों रोकना चाहिए? राघव अचानक उसकी ओर मुड़ा। वह एक क्रोधित शेर की तरह दिख रहा था। उसकी हत्या का इरादा आकाश में उड़ रही थी। उन्होंने मेरे भाइयों को मारने की कोशिश की तो मैं उन्हें क्यों नहीं मार सकता? क्या मुझे वास्तव में तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे मेरे भाइयों को मार ना दे ताकि मैं बदला ले सकूं? ये घटिया तर्क किसने बनाया? मुझे समय लेने और बाद में हिसाब चुकाने या सबूत की आवश्यकता जैसी कोई गपशप मत दो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जो कोई भी मेरे भाइयों को छूने की हिम्मत करेगा उसे मरना ही होगा, हर एक को। राघव ने लिटिल स्नो की मौत को याद किया। उसका क्रोध और हत्या की भावना अब उसके नियंत्रण से बाहर होने वाली थी। उसकी अंतिम बात हवा में गूंज उठी। प्रभा जैसी खेती आधार वाली किसी व्यक्ति को भी राघव की आवाज से सिर में बजने जैसा महसूस हुआ। लेकिन इससे भी अधिक डरावना, राघव की आंखें पूरी तरह लाल थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई रक्त पिपासु डेविल हो जो किसी भी क्षण लोगों को मारना शुरू कर सकता हो। यह प्रभा के लिए पहली बार था जब उसने राघव को इतना क्रोधित देखा और उसकी खुद की क्रोध की भावना बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैं इतनी दूर इसलिए आया क्योंकि मुझे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की इतनी परवाह है, बल्कि इसलिए कि मेरे भाई यहां हैं और मेरी बड़ी बहन यहां है। उनके लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। लेकिन जो दोषित नियम तुम्हारे उच्च पसंद करते हैं उससे मैं तंग आ गया हूं। मुझे पृष्ठभूमि या प्रभाव की बात मत करो। जो कोई भी मेरे लोगों के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करेगा उसकी गर्दन मेरी कसाई के चाकू से उड़ जाएगी। राघव की आवाज ने सभी के दिल हिला दिए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी जिंदगियां उसके हाथ में हैं, जैसे उसकी एक ही सोच उन्हें सबको मार सके। वो बेहद डरावना था। गुप्ता परिवार के 8 विशेषज्ञ मारे जा चुके थे। राघव द्वारा दी गई मिशन पूरी करने के बाद अर्जुन आकस्मिक रूप से उसके पीछे लौट आया। तुम्हें एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से कोई लगाव नहीं है? प्रभा ने निराशा से कहा। उस परिवार की प्रमुख होने के नाते वो हर डिसाइपल को अपनी संतान के समान देखती थी। राघव के शब्द दुखद थे। मुझे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का वातावरण पसंद नहीं है। भीतर का आंतरिक संघर्ष और नीच साजिशें अंतहीन है। अभी मैंने केवल कुछ कीड़ों को मारा जो मुझे निशाना बना रहे थे, लेकिन वास्तव में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में और भी कीड़े भरे हुए हैं।
ऐसे कीड़े जो सेक्ट के उचित विकास में बाधा डालते हैं। मुझे यकीन है कि तुम इससे भी बेहतर जानते हो। मैं एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को प्यार करना चाहता हूं, लेकिन उन अनंत साजिशों के सामने जो मुझे मारना चाहती है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे प्यार करूं, राघव ने कहा। उच्चब सभी शर्मिंदा महसूस करने लगे। हां, यह सच था कि उनकी सारी ऊर्जा आंतरिक संघर्ष पर केंद्रित थी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें छोड़ना या मरना पड़ता। जो भी वे संप्रदाय के लिए करना चाहते थे, उन्हें कई ट्विस्ट्स और मोड़ से गुजरना पड़ता। अनगिनत लोग ये सोचकर परेशान थे कि तुम शूटिंग स्टार की तरह उनके ऊपर उठ जाओगे, इसलिए उन्होंने तुम्हें दबाने के लिए पूरी ताकत लगाई, और जैसे ही तुम उसे पार करते, तुम्हें लगातार ब्लॉकेड्स मिलते। अच्छा पॉरेज बनाना आसान नहीं था, लेकिन इसे खराब करना आसान था। बस मल का एक लॉक चाहिए था, जो तुम्हारे कई वर्षों या दशकों के काम को बर्बाद कर सकता था। इतना प्रयास करने के बाद सभी ने हार मान ली। इसके बजाय उन्होंने अपने मल के अपने लॉग उठाए और दूसरों के दलिया पर ध्यान केंद्रित किया। ये एक अंतहीन घातक चक्र बन गया। कई लोग इस सिद्धांत को समझते थे, लेकिन वे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। ये अनकहे नियम बन गए थे और उन्हें इसका पालन करना पड़ता था। यही कारण था कि कानून सभी को न सजा दे सके। वे हर एक को बाहर नहीं निकाल सकते थे। तब क्या सेक्ट बिखर नहीं जाती? हालांकि वे केवल दूसरों को निशाना बनाने के लिए लॉग्स और स्टूल पकड़ रहे थे। कम से कम सरफेस पर ऐसा लग रहा था कि सेक्ट फल फूल रही थी। अधिकांश सेक्ट्स के लिए यही स्थिति थी। हालांकि मुझे सेक्ट के सिस्टम के प्रति कोई अच्छा भाव नहीं है। मेरे भाई और बहन यहां हैं। वे वही लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, इसलिए मैं आया हूं, राघव ने जारी रखा। यह सुनकर प्रभा की निराश आंखें चमक गई। मुझे सेक्ट के सिस्टम की समस्याओं की परवाह नहीं है, और नहीं मुझे तुम्हारे निराशाजनक रूप से उलझे हुए रिश्तों की परवाह है। दूसरे लोग कैसे एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मुझे भड़काने मत करो। राघव ने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के उच्चब की ओर घूरा। ये एक चेतावनी थी। ओरिजिनली प्रभा ने सोचा था कि राघव ये हृदयहीन शब्द इसलिए कह रहा था क्योंकि वो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन अब उसने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए। भले ही उसे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पसंद नहीं था, वो सेक्ट नहीं छोड़ेगा। इससे उसे राहत मिली, साथ ही वो अत्यंत शर्मिंदा भी थी। वह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की सर्वोच्च नेता थी, लेकिन उसने संप्रदाय को पूरी तरह से साफ करने का साहस कभी नहीं किया। अगर वो उस समय निर्दयी होती तो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट शायद अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होता। राघव, अब तुम क्या करने वाले हो? प्रभा ने पूछा। संप्रदाय मास्टर, क्या आप बड़ा खेलना चाहते हैं? राघव ने दूर स्थित स्पेशल पोर्टल की ओर घूरते हुए कहा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। असल में प्रभा वापस लौटने का निर्णय लेने ही वाली थी। उसने सभी को केवल एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए बुलाया था। सीधे शब्दों में कहें, यह केवल शोभा के लिए था। अब उसने जीत हासिल कर ली थी और अधर्मी मार्ग के दसियों हजार विशेषज्ञों को मार डाला था। उसने 2 बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों तक को मार दिया था। यह पलटवार इतना शक्तिशाली था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड में हलचल मच गई थी। जैसे ही वह इस उपलब्धि की रिपोर्ट मुख्य संप्रदाय को देती, उन्हें न तो फटकारा जाएगा और न ही निंदा। इसके बजाय उन्हें सराहा जाएगा और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का नाम ईस्टर्न वेस्टलैंड में नई ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। इस लड़ाई के बाद वो मुख्य संप्रदाय और ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ को भी दिखा सकती थी। इसलिए वह पीछे हटने की योजना बना रही थी, क्योंकि अगर वे और लड़ते रहे तो ये मामला उसके नियंत्रण से बाहर हो सकता था। तुम? प्रभा हैरानी में कूद पड़ी। हां, मैं सभी को स्थानिक पोर्टल में ले जाकर उनके छत्ते का वध करने की तैयारी कर रहा हूं, राघव ने कहा। तुम नहीं कर सकते। वो स्पेशल पोर्टल अधर्मी मार्ग के 7 महान गढ़ों में से एक की ओर जाता है। बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन एक बार अंदर जाने पर तुम्हें केवल अनगिनत संरचनाओं और तंत्रों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बाकी 6 गढ़ों के विशेषज्ञ भी उन्हें सुदृढ़ करने आएंगे। उस समय
तुम्हें पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड के अधर्मी मार्ग के हमले का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में हाफ स्टेप किंग्स भी दिखाई दे सकते हैं। ये मत सोचो कि अधर्मी मार्ग में सिर्फ इतने लोग हैं। ये कनलिखित नियम है कि ऊपर से अनुमोदन के बिना न तो राइटियस और न ही अधर्मी मार्ग पूरी लड़ाई छेड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे नजरअंदाज करके हमला कर देंगे तो अधर्मी मार्ग सभी विशेषज्ञों को जुटाकर हमें मार सकता है। सभी लोग इस बात को सुनकर चौंक गए कि राघव अधर्मी मार्ग के हाइव में चार्ज करना चाहता था। शायद युवा पीढ़ी इसे समझ नहीं पाई, लेकिन समुद्र विस्तार एल्डर्स इन नियमों से अवगत थे और नियम में इन चीजों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। लड़ाई कोई खेल नहीं है। रेफरी कौन है? नियम किसने बनाए? नियम टूटने पर सजा कौन देगा? मैं तुम्हें बताऊं, नियम हमेशा चेंज होते हैं, जिन्हें मजबूत लोग कमजोरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मजबूत लोग उन चेंज को अनदेखा करके जब चाहे मार सकते हैं। राइटियस पाथ इसका उत्तम उदाहरण नहीं है। हर बार जब राइटियस एंड करप्ट की लड़ाई शुरू होती है, क्या अधर्मी मार्ग ही हमला नहीं करता? क्या उन्होंने हमला करने से पहले कभी सूचना दी? क्या उन्होंने बताया कि वे कहां हमला कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपने नंबर बताए? उन्हें खिलाड़ी और रेफरी बनने का अधिकार क्यों है, जबकि हमें सिर्फ इसे स्वीकार करना है? राघव ने प्रभा को देखा। उसकी आवाज में निराशा थी। यहां तक कि प्रभा, जो एक्सपेंशन दाओ सेक्ट जैसी विशाल संस्था को कमांड कर सकती थी, वास्तव में इन बेवकूफ नियमों से विवश थी। राघव वास्तव में महसूस कर रहा था कि राइटियस पाथ में कोई उम्मीद नहीं है। प्रभा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने हमेशा राइटियस पाथ को बहुत मूर्ख और कायर माना था, लेकिन अपनी साधना आधार जितनी भी ऊंची हो, वो वर्षों से माने गए नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। राघव के निराश अभिव्यक्ति को देखकर उसका मन गहराई से उत्तेजित हुआ। उसने अपने दांत दबाए और कहा, राघव, तुम जो भी चुनो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हालांकि वह राघव को लंबे समय से नहीं जानती थी, लेकिन उसने उसकी स्वर्ग विरोधी क्षमता की प्रशंसा की थी। क्योंकि राघव बड़ा खेल खेलना चाहता था, तो सेक्ट मास्टर होने के नाते वह उसके साथ पागलपन में शामिल होगी। यहां तक कि प्रभा खुद भी नहीं जानती थी कि राघव के साथ जोखिम लेना इतना डरावना क्यों लगता है, लेकिन यह डर बेहद उत्तेजक भी था। वो हमेशा चीजों को स्थिर और शांतिपूर्वक संभालती थी। जो भी करती, परिणाम लगभग उसकी उम्मीद के अनुसार होते थे। लेकिन इस बार उसे परिणाम का कोई अंदाजा नहीं था। जितना अधिक परिणाम अज्ञात था, उतना ही अधिक उत्तेजक था। ये एक तरह का जुआ था। अंतिम कार्ड को दिखाए बिना कोई नहीं जानता कि कौन जीता और कौन हारा। अर्जुन, पास आओ। बॉस, क्या आपके पास मेरे लिए निर्देश हैं? क्या तुम्हारे पास अभी भी वो सुप्रीम बॉम्ब्स बची हैं? मुझे केवल एक चाहिए। बॉस, मेरे पास केवल एक है। इस बम का क्षेत्र बहुत बड़ा था। पहले इसका इस्तेमाल केवल शुरुआत में किया गया था, ताकि अपने लोगों को चोट न पहुंचाई जाए। इसलिए दूसरी बम का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अच्छा, हम इसे ओपनिंग एक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अर्जुन, तुम मोहरा बनो, उन्हें हमारा उपहार दो। याद रखना, हम धमाका के साथ शुरू करना चाहते हैं। राघव ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो बॉस, ये निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, लेकिन अपना पोजर एक्ट मत दिखाना। अगर पोजर बनना है तो बम चलाने तक इंतजार करो, राघव ने चेतावनी दी। कौन जानता है कि यह साथी पोजिंग में इतना खो गया हो कि सब गड़बड़ कर दे। राघव, क्या तुम निश्चित हो कि वह इसे संभाल सकता है? प्रभा ने हिचकिचाते हुए पूछा। हालांकि अर्जुन की ऑरा समुद्र विस्तार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी ऑरा विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। वह चिंतित हो सकती थी। संप्रदाय मास्टर, चिंता मत करो। अगर मेरे पास कोई क्षमता नहीं होती तो मैं बॉस के पीछे कैसे चलता? मेरी जिंदगी भी कठिन है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से अपने सीने पर हाथ रखा। इमेमोरियल पाथ में विशाल लड़ाई के बाद अर्जुन भी अपने कहानी वाला व्यक्ति माना जा सकता था। उसके हर आंदोलन में विशेषज्ञ का अंदाज था। इसमें थोड़ी डराना भी थी। बाकी लोग, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बाहर ही इंतजार कर सकते हो।
राघव ने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के समुद्र विस्तार विशेषज्ञों को देखते हुए सिर हिलाया। तुम राघव, क्या तुम हमें अनदेखा कर रहे हो क्योंकि तुम सोचते हो कि हम बहुत कमजोर हैं? उनमें से एक ने पूछा। राघव ने असहाय होकर उसे देखा। अंत में उसने सचमुच सिर हिलाया, लगभग उस बुजुर्ग को खून उगलने पर मजबूर कर दिया। तुम यहां हर समुद्र विस्तार विशेषज्ञ डरपोक नहीं था। उनके पास अपनी गरिमा और गर्म खून था। वे संप्रदाय के लिए लड़ने को तैयार थे। हालांकि वे लगातार आपस में लड़ते रहते थे, फिर भी उनके दिल में सेक्ट के लिए चिंता थी। और तो और उनके कई प्रिय शिष्य और परिवार के सदस्य अधर्मी मार्ग के कारण मारे जा चुके थे। उन्होंने उनकी प्रतिशोध के लिए मृत्यु तक लड़ने का संकल्प लिया था। राघव, तुम्हें उन्हें आने देना चाहिए। प्रभा ने राघव की ओर देखा। उसकी आवाज लगभग विनती भरी थी। इन समुद्र विस्तार एक्सपर्ट्स में से कुछ अभी भी अपनी इज्जत रखने वाले लोग थे। अगर वे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते तो भविष्य में सेक्ट के लिए कैसे काम करेंगे? राघव उनकी मंशा समझ गया और उसने भीतर ही भीतर कड़वी मुस्कान दी। इन कई कट्टर विशेषज्ञों को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। इसका मतलब था कि उनका सारा हॉट ब्लड उन कचरे वाले नियमों से खत्म नहीं हुआ था। राइटियस पाथ को बचाया जा सकता था। तुम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे आदेश सुनने होंगे, राघव ने कठोर स्वर में कहा। वो निश्चित रूप से उनके कारण केओस नहीं चाहता था। चिंता मत करो, मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगी कि हर एक उनका आदेश सुने, प्रभा ने कहा। वह जानती थी कि ये समुद्र विस्तार एक्सपर्ट शायद थोड़ा पुराने हो चुके थे और उन्हें सेनानियों की तरह इलाज किया जाए, जिनको आदेश मानने पड़ते हैं, ये पसंद नहीं आता। इसलिए उसने जल्दी से मामले को संभाला। सब लोग, सच कहूं तो अधर्मी मार्ग पूरी तरह असहनीय है, इसलिए मैं उनके साथ एक सच्ची खूनी लड़ाई करने की योजना बना रहा हूं। अधर्मी मार्ग के गढ़ सभी परिवहन संरचनाओं से जुड़े हैं, इसलिए जैसे ही हम स्पेशल पोर्टल से गुजरेंगे, हम असल में पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड के अधर्मी मार्ग का सामना कर रहे होंगे। अच्छी तरह सोचो कि क्या तुम इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हो? यह आखिरी आदमी तक की लड़ाई हो सकती है। क्या तुम अभी भी हिस्सा लेना चाहते हो? राघव ने चेतावनी दी। बकवास। अगर तुम्हारे जैसे बच्चे अपनी जान न्योछावर कर सकते हैं, तो आधे पैर कब्र में रखने वाले लोग कैसे इनकार कर सकते हैं? मौत तो बस मौत है, वो किसी न किसी समय आएगी। लेकिन अधर्मी मार्ग के कुछ बदमाशों को हमारे साथ ले जाना, हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के दुश्मन कम हों। शिष्यों, ध्यान से सुनो। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो मोनेस्ट्री हेड की स्थिति, विभिन्न समुद्र विस्तार एल्डर्स सब मौत के लिए तैयार थे। वास्तव में कुछ छोटे संप्रदायों के नेताओं ने अपनी स्थिति अपने जूनियर्स को सौंप दी थी। कुछ को छोड़कर जो बचने की कोशिश कर रहे थे, अधिकांश उत्साहित थे और मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार थे। किसने सोचा था कि क्रिटिकल समय में राइटियस पाथ के एक्सपर्ट्स में साहस भी होगा? इन ओल्ड एल्डर्स को देख, जो अपनी जान न्योछावर करने को तैयार थे। प्रभा को हृदय स्पर्शी लगा। लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राइटियस पाथ के रूल्स ने उन्हें चोट पहुंचाई है। अगर तुम मैलाइन ट्यूमर को काटने के दर्द को सह सकते हो, तो भविष्य में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट सही पाथ पर चल सकती है। राघव ने भी नहीं सोचा था कि इतने लोग लड़ना चाहेंगे। संप्रदाय के नेता, हम भी अंदर जाना चाहते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, भले ही मौत हो। हम डरते नहीं। हम पूरी ताकत से अधर्मी मार्ग के उन बदमाशों से लड़ेंगे। उनके संप्रदाय के नेताओं से प्रभावित होकर कई शिष्य भावनात्मक रूप से चिल्लाने लगे, सब चुप रहो, हम भी अंदर जाने पर सिर्फ कैनन फॉडर होंगे। तो तुम्हें किसकी क्वालिफिकेशन है? वापस जाओ और खेती पर ध्यान दो। जब तुम मजबूत हो जाओ, तब अपनी जान जोखिम में डालना। उनके संप्रदाय के नेताओं ने डांटा, लेकिन वे खुश थे। शायद केवल अभी ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि असली आदमी कौन है। वे देखकर खुश हुए कि राइटियस पाथ में वास्तव में कई गर्म खून वाले लोग थे। वे अपने समय को एक दूसरे से लड़ाई में बर्बाद करने पर पछताए। अगर उन्होंने इन गर्म खून वाले लोगों को बढ़ाने पर ध्यान दिया होता तो क्या होता? ये सोचकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। अचानक स्पेस हिली। शक्तिशाली गड़गड़ाहट ने सभी को झकझोर दिया और उन्होंने जल्दी से एक दिशा की ओर देखा। सीमा की आध्यात्मिक बाधा अब गायब हो गई थी।
300 से अधिक विशेषज्ञ अशांत औरस निकाल रहे थे। उनके पीछे भ्रामक समुद्र प्रकट हुए, सामूहिक समुद्री विस्तार क्लेश। सभी लोग हैरान थे। ड्रैगन ब्लड लीजन के विशेषज्ञ सभी एक ही समय में समुद्र विस्तार तक पहुंच रहे थे। सैकड़ों क्यूआई पिलर्स आकाश में उभर आए। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की हर एक क्यूआईसी 2000 मील से अधिक थी। वे सभी एक साथ थे, इसलिए उनके समुद्र सुपरइम्पोज हुए, जिससे अंतरिक्ष में तीव्र गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन, आगे बढ़ो, पहला शॉट दो, राघव ने चिल्लाया। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अर्जुन ने अपनी गोल्डन आर्मो समन की और स्पेशल पोर्टल में चार्ज किया। एक पल के लिए सब शांत था, लेकिन फिर स्थानिक पोर्टल हिलने लगी। एक बहुत हल्की बैंड सुनी जा सकती थी। ड्रैगन ब्लड लीजन चार्ज। भ्रष्ट पद के छत्ते में क्लेश को सहो। भ्रष्ट पद का गढ़ वास्तव में एक पूरा मामूली दुनिया था। यह एक ऐसा दुनिया था जिसे एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ ने बनाया था, और यह लाखों मील चौड़ा था। इस तरह का मामूली विश्व स्थानिक पोत जैसा था, और इसका अपना कोई कानून नहीं था। यह मूल रूप से बाहरी दुनिया के समान था, लेकिन बेहद छिपा हुआ था। यदि आप प्रवेश द्वार को नहीं जानते थे, तो अन्य लोगों के लिए इसे देख पाना लगभग असंभव था। अधर्मी मार्ग के अनगिनत विशेषज्ञ इस मामूली दुनिया में एकत्रित थे। राघव द्वारा घायल किया गया पुराना मॉन्स्टर पोर्टल की ओर नर्वस होकर देख रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि वे अंदर आएंगे? तुमने इतनी बड़ी सेना जुटाई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं है। क्या यह संभव है कि तुम बस डर के मारे डर गए हो? चेहरों पर गहरे दाग वाले, लाश जैसी दिखने वाली बुजुर्ग ने राघव द्वारा घायल किए गए व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आवाज में उपहास था, क्योंकि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पर स्नीक अटैक में उनके 7 गढ़ों ने सेनाएं भेजी थी, लेकिन केवल यही गढ़ पलटवार हुआ था। अब भले ही उनका चुपके से हमला सफल हुआ, प्रभा ने एक तीव्र पलटवार का नेतृत्व किया, जिससे पुराना मॉन्स्टर अपने वर्तमान हाल में पहुंच गया। उसने अपनी सभी कुलीन योद्धाओं खो दी थी, इसलिए ये एल्डर उसकी बदकिस्मती पर हंस रहा था। हालांकि क्योंकि उसे तुरंत मदद के लिए बुलावा मिला था, इसलिए उसके पास यहां आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस गढ़ में अब अन्य 6 गढ़ों के सभी अभिजात वर्ग मौजूद थे। उनकी संख्या 4 लाख से अधिक थी। इतनी बड़ी सेना जुटाने के बाद अगर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने हमला करने की हिम्मत नहीं की, तो ये एक बड़ा मजाक बन जाता। उनके पास 3000 से अधिक समुद्र विस्तार एक्सपर्ट्स थे और कुल 18 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ थे। इतनी ताकत पूरी ईस्टर्न वेस्टलैंड को पलटने के लिए पर्याप्त थी। यह सब उस घायल बुजुर्ग द्वारा भेजे गए आपातकालीन संकट संकेत का परिणाम था। भले ही वे जानते थे कि अपनी सारी ताकत को इस तरह लाना ओवरकिल था। जब आपातकालीन संकट संकेत का उपयोग किया गया, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये नियम थे और कोई भी इनके खिलाफ नहीं जा सकता था। चुप करो, ये मत सोचो कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो क्योंकि मैं बुरी हालत में हूं। राघव द्वारा घायल किया गया व्यक्ति गरज उठा। वो इस गढ़ का मास्टर था। उसकी सभी एलिट्स मारी जा चुकी थी। इतना बड़ा नुकसान कुछ सदियों के बिना ठीक नहीं हो सकता। मूल रूप से उसका गढ़ 7 गढ़ों में औसत से ऊपर माना जाता था, लेकिन अब वे तुरंत ही नीचे हो गए थे और उसे भी बुरी तरह पीटा गया था। वो पहले ही क्रोधित था, और जैसे ही उस अन्य बुजुर्ग ने आग में घी डाल दिया, वो फट पड़ा। जिस व्यक्ति को उसने श्राप दिया, उसे चिढ़कर और वापस श्राप दिया गया। वह पुराने मॉन्स्टर की घमंड से लंबे समय से थक चुका था और वो पलटवार करने ही वाला था। अचानक एक गोल्डन फिगर स्पेशल पोर्टल से बाहर आया, जिससे सभी चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति है, तो वे हिचकिचाए। हत्या गठन को सक्रिय मत करो। उन्होंने सिर्फ एक बलि का बकरा भेजा है, इसलिए गठन को एक व्यक्ति पर बर्बाद मत करो। अधर्मी मार्ग के एक बुजुर्ग ने चिल्लाया। बलि का बकरा? भाड़ में जाओ। मैं महान और प्रतिष्ठित अर्जुन हूं। मैं कब बलि का बकरा बना? भाड़ में। ये लो। अर्जुन ने गुस्से में एक विशाल स्फीयर फेंका। यह स्पेशल पोर्टल के सामने उतरा, एक खाली भूमि जिसे रून से ढका गया था। यह एक विशाल हत्या गठन था। बूम!
भारी स्टीयर भूमि से टकराते ही फट गया। एक विशाल शक्ति तुरंत फूट पड़ी। अच्छा नहीं, बम का विस्फोट बेहद भयानक था, क्योंकि इसने पूरी हत्या गठन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि हड्डियों की कांटियां भी बारिश की तरह निकल गई। ये हड्डी के कांटे इमेमोरियल पाथ से आए थे। सामान्य समुद्र विस्तार एक्सपर्ट्स भी उन्हें संभाल नहीं सकते थे। जायंशन डिसाइपल्स तो दूर की बात है, कोई भी जिसे हड्डी का कांटा छूती वो तुरंत मर जाता। इस हमले का दायरा बेहद विशाल था, और भले ही फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों ने जल्दी से कार्रवाई ली और प्रकाश अवरोध बनाए, फिर भी उनके दसियों हजार शिष्य मारे गए। ये हड्डी के कांटे विषैले थे, और इनमें से एक ही कई शिष्यों को भेज सकता था। उनकी ताकत उनके मुकाबले बहुत कमजोर थी। उस सुनहरे बख्तरबंद राक्षसी को मारो, अधर्मी मार्ग के विशेषज्ञ चिल्लाए। उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले से जो हत्या गठन बनाई थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और इसे सक्रिय नहीं किया जा सकता। उन्हें अर्जुन को टुकड़ों में फाड़ने की इच्छा हुई। मैंने पहले ही कहा, मेरा नाम अर्जुन है। क्या मेरी बातें तुम्हारे लिए जटिल हैं, या तुम बहरे हो? अर्जुन ने गुस्से में कहा। भन भनाहट। जैसे ही अधर्मी मार्ग अर्जुन के हमले से उलझ गया, आसमान अचानक अंधेरा हो गया। क्या हो रहा है? हे भगवान, कोई क्लेश से गुजर रहा है। एक बड़ी संख्या में लोग स्थानिक पोर्टल से बाहर आए। उनके पीछे प्रारंभिक समुद्र उफान मार रही थी। बूम! आसमान से अनंत बिजली बरसी, उनके बीच में गिरती हुई। यह सागर विस्तार क्लेश है। सागर विस्तार विशेषज्ञों, जल्दी करो और उन्हें मार डालो। बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ, अपनी कल्टीवेशन बेसिस को समुद्र विस्तार पर दबाओ और उन्हें मार डालो, जल्दी। एक बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ ने चिल्लाया। वे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि राघव इतनी निर्दयी होगी कि क्लेश से गुजर रहे इतने बड़े समूह को भेज दे। ये कदम बहुत ही क्रूर था, क्योंकि ये समुद्र विस्तार क्लेश थी। उनके सभी जायंशन शिष्य दुर्भाग्य का सामना कर रहे थे। ये क्लेश वह सहन नहीं कर सकते थे। तुम में से कुछ जाओ और उन्हें मारो। जायंशन डिसाइपल्स, एक समुद्र विस्तार एक्सपर्ट को इकट्ठा करो ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके। ये केवल पहली लहर है और इतनी मजबूत नहीं है। जल्दी करो, अब इन्हें मारो। एक बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए कहा। एक ही रियल्म के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स कभी किसी से डरते हैं? ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स हंसे और अपने हथियार लहराते हुए अपने दुश्मनों का कत्लेआम करने लगे। उनकी सामूहिक क्लेश राघव की युद्ध योजनाओं का हिस्सा थी। ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स की सीमा में हर किसी को अपनी शक्ति उस व्यक्ति के स्तर तक दबानी पड़ती थी जो ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा था। अन्यथा स्वर्गीय क्लेश अचानक और अधिक शक्तिशाली हो सकती थी। जब तक बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स दूसरों की जान की परवाह नहीं छोड़ते, वे पूरी ताकत से नहीं लड़ सकते थे। अन्यथा यह समुद्र विस्तार ट्रिब्यूलेशन बुनियादी निर्माण ट्रिब्यूलेशन में बदल सकती थी। वह ट्रिब्यूलेशन किसी को भी बुनियादी निर्माण से नीचे तुरंत नष्ट कर सकती थी। इस समय राघव, प्रभा और अन्य भी बैटलफील्ड में प्रवेश किए। हालांकि राघव ने लड़ाई में भाग नहीं लिया, वो केवल शांतिपूर्वक देख रहा था। ड्रैगन ब्लड लीजन की शक्ति में राघव से अधिक आत्मविश्वास कोई नहीं था। इस युद्ध क्षेत्र में कोई भी उन्हें उसी दायरे में हरा नहीं सकता था। जब वे समुद्र विस्तार एल्डर्स, जिन्होंने बहादुरी दिखाकर लड़ाई में भाग लेने की मांग की थी, ने अधर्मी विशेषज्ञ के सागर को देखा, वे सभी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अधर्मी मार्ग के पास इतने नंबर होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स उनके बीच से गुजरते हुए बिजली क्लेश का सामना भी कर रहे थे। वे ऐसे थे जैसे बाघों का झुंड भेड़ों पर टूट पड़ा हो। उनके हर वार से कई लोग मर रहे थे। ये पूर्ण वध था। राघव, ये तरीका तुम्हारा निर्दयी है। तुम अधर्मी मार्ग को उनकी असली शक्ति इस्तेमाल न करने के लिए मजबूर कर रहे हो। प्रभा खुद को प्रभावित होने से रोक नहीं सकी। उन्होंने देखा कि बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ जो ड्रैगन ब्लड लीजन की ओर बढ़ रहे थे, वे समुद्र विस्तार में अपनी खेती का आधार दबाए होने के कारण लड़ाई में पूरी तरह असहज थे। वे कई चालों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप उनमें से एक अधिकतम 5 ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को रोक सकता था।
केवल 5 डिसाइपल्स एक बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट के खिलाफ जा सकते थे। उनके गुस्से से उनके चेहरे हरे हो गए। फिर ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को उनके कुलीन शिष्यों का कत्लेआम करते देख उन्हें ऐसा लगा जैसे वे फटने वाले हैं। राइटियस पाथ के शिष्य, बस रुको, हम तुम्हें आखिरी तक मारेंगे, एक बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ ने दहाड़ा। मैं तुम्हें अपनी क्लब से मार डालूंगा, सिद्धार्थ ने चार्ज किया। बिजली की बारिश उस पर कोई असर नहीं कर सकी और उसने सीधे उस बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट के सामने हमला किया। चुप रहो, क्या तुम सोचते हो कि मैं आसान हूं? बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट ने दहाड़ते हुए सिद्धार्थ पर पंच किया। यह देखकर कई समुद्र विस्तार एल्डर सिद्धार्थ के लिए चिंतित हो गए, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि राघव, सीमा और अन्य भी देख नहीं पा रहे थे और उन्हें नजरें फेरनी पड़ी। धमाका! उस बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट की कल्टीवेशन बेस समुद्र विस्तार तक दबाई गई थी। परिणाम स्वरूप सिद्धार्थ के एक वार ने उसके ऊपरी शरीर का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया और उसने प्रतिक्रिया देने से पहले सिद्धार्थ का दूसरा वार उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। सागर विस्तार बुजुर्ग सभी दंग रह गए। एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ जो ईस्टर्न वेस्टलैंड में लगभग शिखर अस्तित्व था, को सिर्फ 2 क्लब हिट्स में मार दिया गया। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था। प्रभा भी सदमे में भर गई, हाथ अपने मुंह पर रख लिया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इसके विपरीत राघव का अभिव्यक्ति शांत था। सब कुछ उसकी उम्मीद के अनुसार था। सिद्धार्थ एक पूर्ण सनकी था। उसका कोई साधना आधार नहीं था और स्वर्गीय क्लेश उसे लॉक नहीं कर पा रही थी। एक बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट को अपनी कल्टीवेशन बेस समुद्र विस्तार तक दबाना पड़ा और वो पीक समुद्र विस्तार एक्सपर्ट से थोड़ा ही मजबूत था। लेकिन सिद्धार्थ की शक्ति दबाई नहीं गई थी, इसलिए उस विशेषज्ञ को 2 क्लब हिट में मारना पूरी तरह सामान्य था। सिद्धार्थ की लड़ाई में भागीदारी ने पूर्ण अराजकता पैदा कर दिया। वो अधर्मी मार्ग के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स, बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जब एक और बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट ने अपना ट्रेजर आइटम एक्टिवेट किया, लेकिन फिर भी एक ही वार में लगभग मरने के करीब था, उसने चिल्लाया, उस विशाल बव्वा से बचो, कुछ गड़बड़ है उसके साथ। सिद्धार्थ ने अधर्मी मार्ग में तबाही मचा दी, बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स को बैटलफील्ड में पीछा करते हुए। बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स को कुत्ते के सामने मुर्गियों की तरह भागते देखकर प्रभा और अन्य दंग रह गए। भन भनाहट, बिजली क्लेश और भी मजबूत हो गई। बिजली की बारिश, बिजली के तीर, बिजली के भाले और अंत में बिजली के जानवर दिखाई दिए। अधर्मी मार्ग अंततः इसे सहन नहीं कर सका। जायंशन एक्सपर्ट्स अभी भी समुद्र विस्तार एक्सपर्ट्स की रक्षा में उड़ा हुआ हो रहे थे। रुको, ये क्लेश की अंतिम लहर है, एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ ने चिल्लाया। उसने देखा कि बिजली बीस्ट्स एक एक करके आकाश से उतर रहे थे। जब बिजली बीस्ट्स बैटलफील्ड को भर चुके थे, अधर्मी मार्ग की मूल आर्मी 4 लाख से अधिक की 2/3 तक घट गई थी। उनके हताहतों का 99% स्वर्गीय क्लेश के कारण था। घड़घड़ाना क्या अब खत्म हो गया? क्या यह सेलेस्टियल्स को दिया गया पूर्वाग्रह है? क्लेश बादल धीरे धीरे छंटते हुए देख राघव खुद को निराश नहीं कर सका। उसके मन में आग्रह हुआ कि वो ऊपर उड़कर इसे एक पंच मारकर वापस लाए, लेकिन उसने ऐसा करने से परहेज किया। फिर वह थोड़ा बड़ा खेल रहा होता। तुम गंदी धर्मीपथ, अब तुम्हारे मरने का समय है, एक बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ ने दहाड़ा। उसकी आभा फूटी और उसने एक शक्तिशाली पाम ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की ओर क्रैश किया। तुम ही मरोगे, तुम पुराने भूत। आसमान में एक विशाल विशाल प्रकट हुआ और उसने अपनी एक ही वार से उसकी पाम इमेज को तोड़ दिया। सिद्धार्थ ने बारबरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी सक्रिय कर दिया। उसने हमला तोड़ दिया और फिर सिद्धार्थ की ओर एक और प्रहार भेजा। भ्रष्ट रक्त भव्य गठन, बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट ने चिल्लाया। वो अचानक उस तरह बदल गया जैसे वो खून के पूल से बाहर निकला हुआ एक भूत हो। उसके शरीर से गोस्ट क्यूआई उड़ गया और उसने हाथ हिलाकर सिद्धार्थ की ओर एक खून के रंग का भाला फेंकी। बूम! सिद्धार्थ ने अपनी एक ही वार से उस रक्तरंग के भाले को तोड़ दिया। असंभव, यह रक्त आत्मा प्रभाव पर कैसे असर नहीं हुआ?
सिद्धार्थ को कोई प्रतिक्रिया न दिखते देख उस करप्ट बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट को झटका लगा। उसकी वो रक्त भाला केवल शारीरिक हमला नहीं थी, इसमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पहलू भी था जो किसी के मन को भ्रमित कर सकता था और उसे भ्रम में डाल सकता था। वे एक ऐसे रक्त समुद्र में फंस जाते जिसे छोड़ पाना असंभव था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सिद्धार्थ के पास उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। कौन सा भ्रष्ट रक्त भव्य गठन, कौन सा आत्मा प्रभाव। मेरा भाई कहता है कि चाहे कितने भी दुश्मन हो, वे मेरी क्लब की एक अच्छी मार से निपटाए जा सकते हैं। अगर एक मार पर्याप्त नहीं है तो दो, अगर दो भी पर्याप्त नहीं है तो मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक वे मर न जाए। देखो, सिद्धार्थ ने फिर से अपने क्लब से उस पर वार किया। अधर्मी विशेषज्ञ इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा था और उसने फिर से 7 ब्लड स्पीयर्स फेंकी, लेकिन सिद्धार्थ रक्त आत्मा प्रभाव से प्रतिरक्षा लग रहा था, जिससे वो इतना गुस्से में था कि अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स के पास स्थानिक ऊर्जा का उच्च स्तर का बोध था, इसलिए वे जादुई कला की पूरी शक्ति जारी कर सकते थे। लेकिन चाहे वो फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ कोई भी जादुई कला इस्तेमाल करे, आक्रामक या रक्षात्मक, सिद्धार्थ बार बार अपने क्लब से उस पर वार करता रहा। उसके जादुई कला के रन हर बार टूट गए। साथ ही सीमा, नेहा, मनोज, वाजिद, विनायक और शुभम भी आगे बढ़े और बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स के साथ तीव्र लड़ाई शुरू की। प्रभा और अन्य लोग चौंक गए कि वे एक एक करके बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट से लड़ सकते थे और हार नहीं रहे थे। असल में वे पहले सिद्धार्थ से कमजोर थे, लेकिन रैंक 4 हेवनली दाओ फ्रूट्स और 10,000 स्पिरिट ब्लड खाने के बाद उनकी कमजोरी समाप्त हो गई थी। उनकी शक्ति पूरी तरह नए स्तर पर पहुंच गई थी। क्या हमें पहले उनकी परिवहन संरचनाओं को नष्ट करनी चाहिए और सुदृढ़ीकरण को रोकना चाहिए? प्रभा ने पूछा। जरूरत नहीं, चूंकि हम खेल रहे हैं तो बड़ा खेलेंगे। मैं चाहता हूं कि अधर्मी मार्ग को भयानक कीमत चुकानी पड़े। राघव ने सिर हिलाया। गौरव ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अभी वो राइटियस पाथ के लिए नहीं, बल्कि लिटिल स्नो के लिए रिवेंज लड़ रहा था। खून का बदला खून से चुकाना होगा। ठीक है, तुम्हारे ऊपर, किसी भी हालत में मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं पहले निकलती हूं। प्रभा ने हल्की मुस्कान दी। उसने लंबे समय बाद आजादी का अनुभव किया। राघव इस युद्ध क्षेत्र का असली नेता था। प्रभा को खुशी का एहसास हुआ। यह कई वर्षों में पहली बार था जब उसके कंधों से बोझ हटा। वो आराम से और लापरवाह महसूस कर रही थी। उसे राघव को सेक्ट मास्टर का टाइटल देने की इच्छा हुई। असल में उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने युवा के वसंत ऋतु में लौट आई हो, जब उसका रक्त भी उबल रहा था। अधर्मी मार्ग के बच्चों, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो आओ और मुझे आजमाओ। शायद इसलिए कि उसने खुद को भूल गया था, या शायद वो बहुत उत्साहित थी, या शायद प्रभा हमेशा अपनी पागलपन छुपाती रही थी। लेकिन उसने वास्तव में ऐसा चिल्लाया जो असंगत था जैसे ही वह चार्ज कर रही थी। प्रभा ने अकेले 5 बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों को रोकते हुए हमला किया। उसके जेड पाम से शक्तिशाली रन निकल रहे थे जो पूरी दुनिया को हिला रहे थे। राघव को जो चौंकाया वो ये था कि प्रभा के जादुई कला दूसरों से अलग थे। उसे किसी हैंड सील्स की जरूरत नहीं थी। उसके प्रत्येक हाथ के इशारे से रून निकलकर तलवार में बदल जाता था। असल में प्रभा ने स्पेशल पोर्टल के बाहर लड़ते समय खुद को रोक रखा था। वो लगातार सोच रही थी कि किस तरह की जीत उसे चाहिए ताकि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का फेस वापस लौट सके। उसके पास उन 2 बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों को मारने की शक्ति थी। आखिरकार उसने अगले बाधा को छू लिया था। सामान्य बुनियादी निर्माण विशेषज्ञ की तुलना में वो कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन वह जो चाहती थी वह थी कुल जीत। उसे अपने शिष्यों को भी जीतना था, क्योंकि केवल अकेले अधर्मी विशेषज्ञ का वध करना उनकी मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा यह राइटियस एंड करप्ट बैटल्स के अनरिटन रूल्स के खिलाफ होता। बड़ी लड़ाई में दोनों पक्षों के विशेषज्ञ कमजोर स्तर के लोगों पर हमला नहीं कर सकते। ऐसा करने पर पूरी दुनिया अराजक हो जाती। प्रत्येक पक्ष दूसरों को बर्बाद करने की कोशिश करता।
और किसी के लिए भी विकास संभव नहीं होता। ये सैनिकों से लड़ने वाले सैनिकों, जनरलों से लड़ने वाले जनरलों का नियम बहुत पुराने समय से चला आ रहा था। अन्यथा अगर सभी विशेषज्ञ भेजकर अपने विरोधियों के बच्चों को मारने लगे तो ये दुनिया पूरी तरह अराजक हो जाती। इसलिए भले ही प्रभा ने उन 2 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मार दिया, वो उसकी जीत नहीं मानी जाती। उसे अपने शिष्यों को भी अधर्मी विशेषज्ञ मारने और 2 तरफा जीत जीतने की जरूरत थी। लेकिन यह सब राघव के आने के बाद बदल गया। उसे इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो सीधे उनके हाइव में चार्ज कर गया और उसका केवल उद्देश्य था कि उनका रक्त नदियों में बदल जाए। वो बदला चाहता था। प्रभा ने सावधानी को दरकिनार कर दिया और राघव को अपनी मर्जी करने दिया। वो खुद एक मीरा योद्धा बनकर फ्रंटलाइन में चार्ज करना चाहती थी। राघव, आप चाहते हैं कि हम क्या करें? एक मठ के प्रमुख ने पूछा। उन्होंने सभी तैयारियां कर ली थी। बस देखो, या शायद कुछ फोटोग्राफिक जेड सक्रिय कर लो ताकि लड़ाई रिकॉर्ड हो सके। आप भविष्य में उन्हें अपने शिष्यों को उत्साहित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। राघव ने निर्लिप्त होकर कहा। क्या यह सच में ठीक है? उसने पूछा। कोई विकल्प नहीं है। यह लड़ाई केवल शुरुआत है। देखो, परिवहन गठन से अभी 2 और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ प्रकट हुए। इसका मतलब है कि हमारे दुश्मन अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं। लड़ाई और तीव्र होगी। तुम्हारा मन सही हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति नहीं है। इस लड़ाई में कोई भी अचानक शॉकवेव तुम्हें मार सकता है। ऐसे मौत का कोई मतलब नहीं है। राघव ने सिर हिलाया। परिवहन गठन लगातार चमक रहा था। भ्रष्ट विशेषज्ञ लगातार प्रकट हो रहे थे और उनकी कम से कम समुद्र विस्तार तक की शक्ति थी। मठ के प्रमुख निराश होकर आहे भरी। अन्य लोग भी उदास दिखे। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हूं या तुम्हें अपमानित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और हम कुछ मामूली फायदे के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई पत्ता हमें पहाड़ देखने से रोक सकता है। हम केवल अपनी छोटी सोच का उपयोग करके एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। भले ही तुम में से कई लोगों के पास यह लड़ने की शक्ति नहीं है, तुम्हारे पास पर्याप्त अनुभव है और तुम उस अनुभव का उपयोग अपने शिष्यों को भविष्य में उभारने में कर सकते हो। उन्हें वो पछतावा हल करने दो जो तुम में है, राघव ने कहा। वे सभी उसकी बातों को स्पष्ट रूप से समझ गए। इन विशेषज्ञों को लड़ते देखकर वे और अधिक पछतावा महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद किया। बस यही रुको, मुझे काम करना है। राघव भी हवा में लड़ाई में कूद गया। वो बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों की लड़ाई थी और अधिक अधर्मी विशेषज्ञ प्रकट हो रहे थे और राघव विनायक और शुभम की जगह लेने गया। हवा में ये दोनों ऐसे थे जैसे सूखी जमीन पर कूदे हुए मछली। वे पहले ही कमजोर पड़ रहे थे। जाओ, थोड़ी देर आराम करो, मेरे सिग्नल को याद रखना। राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी सामन की और अपनी कृपाण से वार करते हुए 3 बुनियादी निर्माण विशेषज्ञों को रोक दिया। ठीक है, विनायक और शुभम दोनों ने अपनी पसीने पोंछे। वे वास्तव में हवा में अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पा रहे थे। राघव लड़ाई में शामिल था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया। वो बस टॉल कर रहा था, जैसे कि वह प्रभा और अन्य के साथ लड़ाई कर रहा हो। और अधिक विशेषज्ञ आ रहे थे। अधर्मी मार्ग के बुनियादी निर्माण एक्सपर्ट्स अब 25 हो गए थे। यह संख्या चौंकाने वाली थी। नीचे अधिकांश जायंशन एक्सपर्ट्स मारे जा चुके थे। जमीन खून से लाल थी और शव बिखरे हुए थे। अब जमीन पर का युद्ध क्षेत्र केवल समुद्र विस्तार विशेषज्ञों का था। दसियों हजार समुद्र विस्तार एक्सपर्ट्स ने ड्रैगन ब्लड लीजन को घेरे रखा था। अपनी बड़ी संख्या के बावजूद वे ड्रैगन ब्लड लीजन को रोक नहीं सके। हर क्षण के साथ उनके कई विशेषज्ञ मारे जा रहे थे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की हिम्मत केवल बढ़ती गई और वे और भी भयंकर हो गए। ऐसा था जैसे एक समूह भेड़ का एक समूह बाघों के चारों ओर घेरे में हो। धैर्य, धैर्य, एक स्क्वाड लीडर ने चिल्लाया।